आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले आज बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से। भारत में कोरोना वायरस का फैलाव लगातार जारी है और भारत में तीसरी मरतबा 1 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं। जानलेवा और मोहलिक तरीन आलमी वबा कोरोना वायरस दुनिया भर में जारी और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड तोड़ 1,26,789 नए मस्बत मामले सामने आए, जबकि वायरस से मजीद 685 अफराद की मौत भी वाक़या हुई है। रवां साल के दौरान मुल्क में तीसरी बार 1 लाख से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए। इससे पहले कल और 2 रोज कबल भी मुल्क में 1,15,000 से ज्यादा और 1,03,558 मामले सामने आए थे और अब रिकॉर्ड तोड़ 1,26,000 से ज्यादा कोविड मस्बत मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटों में आने वाले मस्बत मामलों के साथ ही मुल्क में मुतासरीन की मजमूई तादाद 1,29,28,574 भी हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस के हवाले से किस तरह की सिचुएशन है, क्या कुछ इकदाम उठाने की जरूरत है, इस सिलसिले में आज भी जो है वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से सभी रियासतों के वज़राए आला की जानिब से एक मीटिंग की वो सदारत करेंगे, जहां सभी वज़राए आला के साथ साथ गवर्नर भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। वर्चुअल तौर पर यह मीटिंग होगी। किस तरह के इकदाम उठाने की जरूरत है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उस पर किस तरह से काबू पाया जा सकता है। इस खबर पर मजीद तफसीलात के लिए हमारे साथी रहमत कलीम जुड़े हुए हैं। रहमत, जो आलमी वबा कोरोना वायरस पूरे दुनिया के अंदर है और मुल्क में अगर हम बात करेंगे लगातार तीसरी बार 1 लाख से ज्यादा मस्बत मामले सामने आए हैं, किस तरह के हालात है शहरों के अंदर, रियासतों के अंदर, और क्या कुछ इकदाम उठाने की कोशिश की जा रही है सरकार की जानिब से? जी देखिए, बिल्कुल 1,25,26,000 कहने के बजाय अगर 1.25 लाख कहें तो ज़्यादा असर आएगा इसमें, ये बताने में आवाम को कि हाँ, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं वो बड़ी तेजी के साथ एक बार फिर फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन में अगर 1,26,000 से ज्यादा केसेज आते हैं, 1,27,000 के आसपास, तो ये अपने आप में हुकूमत के लिए, आम आवाम के लिए भी सोचने का मकाम है कि 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, वैक्सीन आ चुकी है, वैक्सीन लगाए जा रही है, लेकिन फिर भी कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में आज वजीर आजम की मीटिंग पर सबकी निगाह है। आज तमाम रियासती वज़राए आला के साथ, गवर्नर के साथ वजीर आजम की मीटिंग है कोरोना वायरस को लेकर के। कल हेल्थ मिनिस्ट्री की मीटिंग हुई थी बाकायदा तौर पर तमाम रियासतों की हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, लेकिन जो रहनुमा खुतूत तय किए गए हैं, अभी तक की जो तस्वीर साफ हो रही है, 2-3 खबरें ऐसी हैं जो वायरल हो रही है जिस पर सफाई बहुत जरूरी है। एक ये कि क्या मुल्क फिर से लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, जो सूरत हाल है वो बता रही है कि लॉकडाउन की तरफ जा रहा है, लेकिन वैक्सीन होने की सूरत में लॉकडाउन करना कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि वैक्सीन ही वाहिद इलाज है। अब जो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए पहले बताए गए थे, रहनुमा खतूत तय किए गए थे, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इन तमाम चीजों का ख्याल रखते हुए अगर वैक्सीन लेते हैं तो ये सीधा और आसान और वाहिद रास्ता अब के दौर में पूरी दुनिया में जो देखने को मिल रहा है वो है। लॉकडाउन मसले का हल उस वक्त होता है जब आपके पास हथियार ना हो लड़ने के लिए। अब हमारे पास हथियार है। ऐसे में जो लोग ये बातें कह रहे हैं या इस तरह की जो बातें निकल कर आ रही हैं, खबरें निकल कर आ रही हैं, फिलहाल वो सब के सब दिमागी और ख्याली पुलाव है जो पकाने की कोशिश की जा रही है। आज शाम की जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में 2-3 तस्वीर साफ की जाएगी। पहली तस्वीर यह साफ की जाएगी, तमाम रियासतों को बताया जाएगा कि आपके पास वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी, आपको 1 हफ्ता पहले भी एक्स्ट्रा डोज दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी बात यह बताई जाएगी, जो हमें जराए से मिल रही खबर है, कि वज़ीर आज़म की तरफ से यह यकीन दहानी कराई जाएगी कि आपके पास अगर 2000 स्टेट में सेंटर है, कोविड सेंटर जहां पे वैक्सीन लगाया जाए ना, तो 2 को 4 करें। अगर 10 घंटे 12 घंटे वैक्सीनेशन की सर्विस चल रही है तो उसको 24 घंटे 18 घंटे 24 घंटे करें। यह सर्विसेज जो वैक्सीन लगाने की टाइमिंग है वो टाइमिंग बढ़ाई जा सकती है और जो सेंटर है उस सेंटर में इजाफे को लेकर के यकीनी बनाने की बात कही जा सकती है। तीसरी और अहम बात यह हो सकती है कि लॉकडाउन किसी मसले का हल नहीं। हालांकि कुछ रियासतों में, कुछ शहरों में हमने लॉकडाउन देखा जरूर है, वो ये है कि वो एक हब है। अचानक से वहां पर कोरोना वायरस तेजी से फैला है। जैसे कि रायगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़, वहां अचानक से पिछले 1.5-2 हफ्ते में हमने देखा कि मुल्क की टॉप 10 रियासतों में अचानक से छत्तीसगढ़ का नाम सामने आया। उसकी वजह थी रायगढ़ में अचानक से कोरोना वायरस का तेजी से फैलना। इसकी वजह से वहां की सरकार, यहाँ एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, अगर इस वायरस का जो है एक ही हल है वो है
वैक्सीनेशन करना। लेकिन क्या आज भी जिस तरह से लोग जो बहुत सी तादाद है लोगों की जो अभी भी इस वैक्सीनेशन जो टीका लगवाने में कहीं ना कहीं वो है उसे दूरी इख्तियार है, क्या वजह है कि वो अभी भी कतरा रहे हैं कि वैक्सीनेशन टीका लगवाने के हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल कोरोना वायरस की जो तस्वीरें हमने शुरू में देखी थी, उसके बाद से आज तक एक बड़ी आबादी हिंदुस्तान की थी जिनको यकीन ही नहीं है कि कोरोना भी कोई वायरस है, कोई चीज है। वैक्सीन की बात आने पर एक बड़ी आबादी को यह शक है कि इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं खतरनाक है और कुछ मिसलीड भी किया गया है बताने के लिए कि इस वैक्सीन के जरिए कुछ यूं हो जाएगा, कुछ यूं हो जाएगा, नस्ल तबाह हो जाएगी, कुछ और हो जाएगा, तरह तरह की अफवाहें फैलाएगी जिसका कहीं ना कहीं असर पड़ा है, मनफी असर, जिसकी वजह से कुछ आबादी ऐसी है जो वैक्सीन लगवाने से डरती है और कुछ साइड इफेक्ट के जो केसेस शुरू में आए थे वो भी अपने आप में डर पैदा करने में कामयाब रहे। यह वजह है कि सरकार की तरफ से जो सरकारी लोग हैं, जो सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, सरकारी ओहदों पर हैं, उनके लिए तो मजबूरन उनको वैक्सीन लगवाने पर मजबूर किया गया। उनको बताया गया कि सरकारी सहूलियात जो दी जा रही है, सरकारी असातिज़ा जो है उनको कहा गया कि अगर आप नहीं वैक्सीन लगाते तो सरकारी सहूलियात खत्म की जाएगी, मेडिकल स्टाफ जो है सरकारी उन्हें बताया गया। तो तरह तरह के जो रास्ते थे अपनाने के सरकार ने अपनाए ताकि हर कोई वैक्सीन ले, और यही जब तक कि हर कोई वैक्सीन नहीं लेगा इसको यकीनी बनाने के लिए सरकार आज फैसला करेगी। और एक चीज आपसे रहमत जानना चाहूंगा, क्या जो केसेस में उछाल देखने को मिल रहा है, क्या माना जाए कि जो एसओपीज हैं, गाइडलाइंस है, उस पर अमल ना करना एक अहम वजह है? ये जाहिर सी बात है, एसओपी जो शुरू दिन से जारी किए गए थे, 2-3 अहम बातें थी। मास्क पहनिए, कंटिन्यू पहनिए और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखिए और ज्यादा से ज्यादा गैदरिंग वेदरिंग के जगह पर जाने से गुरेज कीजिए। यानी कि जो ये चैन है, ये चैन तोड़ने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, वो तमाम रास्ते जो बताए गए थे उस पर चलने की जरूरत है। न चलने की सूरत में हमने देखा पिछले अगर 1 साल के अंदर जो हमारे पास वक्त था इस पर बहुत आसानी से काबू कर सकते थे। हम 1 महीना पहले बहुत अच्छे पोजीशन में थे जब 4000, 5000, 7000, 8000 केसेज आ रहे थे। आज 1,27,000 के आसपास जब केस आ रहे हैं तो अपने आप में यह बताता है कि हम कितने लापरवाही के शिकार हुए हैं, जिसकी वजह से दरमियान में होली को हमने देखा, उससे पहले और भी तकरीबात आई। तमाम तकरीबात में हम जिस तरह से देख रहे सोशल डिस्टेंसिंग का भोंडा मजाक उड़ाया गया, जिसकी वजह से ये केसेस बढ़े हैं, जिस पर आज सरकार की तरफ से हतमी तौर पर फैसला लिया जाएगा। लेकिन एक फैसला जरूर ये होगा कि जो एज गैप है, जो एज की शर्त रखी गई 45 साल के ऊपर वालों को अब तक दिया जाएगा, हो सकता है अमेरिका को देखते हुए, दूसरे मुल्कों को देखते हुए यह फैसला किया जाए कि तमाम बालिग लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगवाने की इजाजत दे दी जाए। ये 2-3 अहम फैसले हो सकते हैं। लॉकडाउन को लेकर के कोई ऐसी तस्वीर इसलिए नहीं बनती क्योंकि बंगाल में अभी 3 मरहले के चुनाव, 3 मरहले के हो चुके हैं, 5 मरहले के इंतखाबात बाकी हैं, इसलिए ऐसे वक्त में लॉकडाउन हल ही नहीं है क्योंकि जब वैक्सीन आपके पास है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमत कलीम आपका। ये थे रहमत कलीम जो बात करें थे कोरोना वायरस के हवाले से, जिस तरह से मुल्क के अंदर तकरीबन 1.25 लाख जो है 1.25 लाख के करीब 1.25 लाख से ज्यादा कोरोना मस्बत मामले सामने आए हैं। मुल्क के अंदर 1,26,000 से ज्यादा केसेस सामने आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि लोग जो है वो इस वक्त भी SOPs या जो गाइडलाइन इस हवाले से जारी की गई है इंतजामी की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। जबकि वैक्सीनेशन के हवाले से जो टीका कोरोना मुखालिफ वैक्सीन है उस पर भी कहीं ना कहीं अभी भी लोग जो है वो कतरा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स में कोरोना मुखालिफ वैक्सीन की दूसरी खुराक का टीका लिया है। वैक्सीन लेने के बाद वज़ीर-ए-आज़म ने ट्वीट करते हुए कहा कि आज उन्होंने एम्स में कोविड मुखालिफ वैक्सीन की दूसरी खुराक ली। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो इंदराज करके वैक्सीन लगवाएं क्योंकि वैक्सीनेशन ही इन चंद तरीकों में से एक है जिनके जरिए वायरस को शिकस्त दी जा सकती है। याद रहे कि वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़श्ता माह 1 मार्च को भारत बायोटेक की तैयार करदा कोरोना वैक्सीन की पहली खुराक ली थी। From Sangrur, Punjab. I am working as a nursing officer at AIIMS for last 1 year. Currently, I am posted in vaccination center of AIIMS. So now I have given second dose of Covaxin manufactured by Biotech to our beloved Prime Minister Shri Narendra Modi ji. आज सुबह ही हमें पता चला कि सर अपनी कोवैक्सीन की सेकेंड डोज के लिए एम्स आ रहे हैं और हमें उन्हें वैक्सीनेट करना है। सो हमने उनको वैक्सीन की सेकेंड डोज दी और हमें बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके और फिर उनसे थोड़ी सी बातचीत भी हुई। उन्होंने पूछा कि हम कहाँ से हैं और फिर एक फोटोग्राफ ली एंड इट वाज रियली वेरी मेमोरेबल मोमेंट फॉर मी कि उनसे मिलने का मौका मिला और उन्हें वैक्सीनेट करने का मौका मिला इस पैंडेमिक सिचुएशन में। सो
Thank you. Namaste. My name is Niveda. I am the vaccinator who gave the Prime Minister the first dose of Covaxin. Presently, I am working in the Hospital Infection Control Committee. I had another opportunity to meet sir to vaccinate him for the second time. I assisted Sister Nisha. Basically, I'm from Pondicherry, as already told. I was elated again. I got a second opportunity to meet sir. न्यूजीलैंड के वजीर आजम जसिंडा आर्डर्न ने भारतीय मुसाफिरों के न्यूजीलैंड में दाखिले पर आर्जी तौर पर पाबंदी आयद कर दी। उन्होंने ये फैसला हिंदुस्तान में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते हुए मामलात को मद्देनजर रखते हुए लिया है। वजीर आजम ने ये पाबंदी इंडिया से वापस आने वाले शहरियों पर भी आयद कर दी है और ये पाबंदी 11 अप्रैल से लागू होगी और 28 अप्रैल तक जारी रहेगी। जसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि यह पाबंदी 11 अप्रैल को मकामी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे से लागू होगी। In the interim, I am announcing that we are temporarily suspending entry into New Zealand for travellers from India. This will take effect from 4 p.m. on the 11th of April, this Sunday. That allows us time to draft the legal orders that will be required. This temporary suspension will remain in place till the 28th of April. I want to emphasise that while arrivals with COVID from India has prompted this measure, we are looking at how we manage high-risk points of departure generally. This is not a country-specific risk assessment, but of course a risk assessment generally to ensure we better manage the number of cases that are coming in from those countries that are experiencing a surge. During this temporary suspension, the government will investigate options to manage risk, and while, though, we have put in place previous travel bans on countries, we have never previously suspended travel to New Zealand citizens and residents. That's why I do want to assure you this is not a permanent arrangement, but rather a temporary measure until we are able to better understand and manage the current situation we are facing, and to see if there are ways to reduce the risk that actually travellers themselves are facing as they embark on their journeys to अमेरिका ने ईरान पर आयद पाबंदियां उठाने का अंदिया दे दिया है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारजा का कहना है कि अमरीका ईरान एटमी डील पर वापसी के लिए जरूरी इकदाम पर तैयार है। यूरोप की मसालतकारी में ईरान और अमरीका के दरमियान जौहरी माहदे के हवाले से बिलवास्ता मुज़ाकरात का वीना में आगाज हो गया है। ईरान के मुज़ाकरातकार अब्बास अरागाची का कहना है कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान मुलाकात काफी मजबूत रही है। वाज़ेह रहे साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में ईरान के साथ माहदे से दस्तबरदारी का ऐलान करते हुए ईरान पर माशी पाबंदियां आयद कर दी थी, जबकि माहदे के दीगर आलमी फरीकीन बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, रूस और चीन ने ईरान से माहदा जारी रखने का ऐलान किया था। उधर अमरीकी सदर जो बिडेन की इंतजामिया ने फलस्तीन की इमदाद बहाल करने का फैसला किया है, जिस दौरान अब सदर जो बिडेन ने फलस्तीन को $235 मिलियन इमदाद जारी करने का फैसला किया है। अमरीकी इंतजामिया की जानिब से फलस्तीन के लिए इमदाद बहाल करने के इस फैसले का अक़वाम मुत्तहिदा ने उम्मीद जाहिर की है कि दूसरे ममालिक से भी ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे। याद रहे कि फलस्तीन की इमदाद साबिक सदर ट्रंप के दौर में रुक गई थी। Today, we're pleased to announce that working with Congress, we plan to restart the U.S. economic development, security, and humanitarian assistance to the Palestinian people. It includes $75 million in economic and development assistance in the West Bank and Gaza, $10 million for peace-building programs through the U.S. Agency for International Development, or USAID, and $150 million in humanitarian assistance for the UN Relief Works Agency, or UNRWA. All assistance, of course, will be provided consistent with U.S. law. Assistance includes, among other things, support for small and medium enterprises' recovery from the effects of COVID-19, support for needy households to access basic human needs, including food and clean water, and support for Palestinian civil society. A portion of this funding will support the East Jerusalem Hospital Network as it continues to provide the necessary and life-saving treatments to
Palestinians. This funding is in addition to the $15 million in humanitarian assistance to address COVID-19 pandemic and food insecurity that we announced last month. U.S. foreign assistance for the Palestinians serves important U.S. interests and values, including providing critical relief to those in need, fostering economic development, and supporting Israeli-Palestinian understanding, as well as security and stability in a volatile region. It aligns with the values and the interests of the United States, as well as those of our allies and partners. The United States is committed to advancing prosperity, security, and freedom for both Israelis and Palestinians in tangible ways in the immediate term, which is important in its own right, of course, but also as a means to advance towards a negotiated two-state solution. And I think this is worth reiterating. These are early days, of course. We didn't go into these discussions this week expecting any immediate breakthroughs. We recognize this to be potentially the start of a process. जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी और माशी हालात बज़ाहिर हैं और बेरोजगारों की शरह हर गुजरते दिन के साथ साथ बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ लाखों लोग बिलखुसूस नौजवान बेरोजगार हैं तो दूसरी जानिब महंगाई अरूज पर है। और ऐसे हालात में जब सदियों पुरानी जम्मू कश्मीर की सनत दस्तकारी को याद किया जा रहा है, जिसे अगरचे नजरअंदाज किया गया था, आज भी हजारों की तादाद में लोग इस सन्नत के साथ जुड़े हुए हैं। दस्तकारियों को कश्मीर की मईशत का एक बड़ा सेक्टर तस्वुर किया जाता था, हालांकि इस शोबे की बदौलत आज भी आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजगार हासिल कर रहा है। कालीन बाफी, नमदे या गबा साजी, पेपर माशी, अखरोट की लकड़ी पर नक्श निगारी का काम शालबान कदीम सनतों में शामिल है। ये दस्तकारियां जम्मू कश्मीर की तहजीब और सकाफत का एक हिस्सा है और इनसे कश्मीर की अलग एक पहचान है, लेकिन अफसोस है कि इन दस्तकारियों की सरकारी तौर पर सरपरस्ती नहीं की गई। जिला बडगाम के पैमस इलाके में कानी शाल से वाबस्ता लोग अगरचे सन्नत से जुड़े हुए हैं, ताम इंतजामिया और मुतलका महकमा की अदम तवज्जो के शिकार है। इंतजामिया और मुतलका महकमा जहां दस्तकारी सन्नत को फरोख देने की वादा कर रही है, ताम जमीनी सतह पर सभी दावे और वादे सराब साबित नजर आ रहे हैं। इंतजामिया आज भी अगर इस सन्नत को परवान चढ़ाने की कोशिश करे तो न सिर्फ रोजगार पर आए रोजा बादल मंडलाने के खतरात कम हो सकते हैं, बल्कि बेरोजगार लोगों की एक कसीर तादाद के लिए आमदनी का बेहतर जरिया भी साबित हो सकता है। करान मतलब नरजंग फुरान नबर कन पत गसान, मगर बह शुरन हिंद खतर करान, मतलब इस चीज शुर खे सह चीज मेरे शुरन वातान कहें। मतलब मे गई 7 वरी अक दोस आब बेन दोस नीरान टीन शेडस मज, मतलब वन पान ना बह हेकान तिथ कन करित कह, मतलब मे शे शीश ते लगित, मतलब बस करान शुरन हिंद खतर। योर आय कम आय, मतलब बड़ बड़ आय आज ते पगह ते सुबहन ते कमर तारो तुम, मगर तरान कहें। वन ये पे करान बह गोड बह रनान पत बह बेहवान, मतलब पत बे दिम शुरन बत, मतलब नीरान स्कूल गड़ा, मतलब तिथ कन हेकान पढ़ कह, मतलब इत कन अमीर शुर हेकान पढ़, मतलब कह चीज ठाना बह तथ गुजार करान कह मेलनी ये पे अख्तर बस युत दिन तमें हुरेमान दिन क्या 5 रेत लगान, मतलब अस दोन वन वह क्या फलान, मतलब अस कत पे पक अयाल यपर सोरे मल जमीन तह कहें मल कल आब तान मल दिवान। बॉलीवुड और कश्मीर का ताल्लुक तो सदियों पुराना है और इस हवाले से फिल्मी दुनिया से जुड़े लोग न सिर्फ वादी में कुदरती खूबसूरती देखने के लिए आते हैं, बल्कि कुदरती खूबसूरती को अब फिल्मों में कैद भी कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे सईद इरफान फाजिल ने मशहूर फिल्म बाहुबली के एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर प्रतुषी शर्मा के साथ बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, देखते हैं। वादिया कश्मीर की बात करें तो 70 की दहाई से फिल्मों का एक जबरदस्त तांता बना रहता है और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इसमें कई सारे ऐसे खूबसूरत चेहरे हैं जिन्होंने दुनिया भर तक एक खूबसूरत मिसाल छोड़ी है। आज हम आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जो बिल्कुल हैदराबाद से सफर, मुंबई से सफर, कई ऐसे देशों का सफर करने के बाद जन्नत बेनजीर पहुंची है। फिल्म बाहुबली की मैं नाम लूं तो काबिल तारीफ उसकी खूबसूरत मिसाल प्रोडक्शन को लेकर, टीम वर्क को लेकर, और साथ ही साथ सुनने में आया है कि वो आरजे भी थी। मेरी मेहमान है प्रतुषी शर्मा, आपका वेलकम है कश्मीर। थैंक यू सो मच। यहाँ आने के लिए नो डाउट अबाउट इट के काम से ही आई होंगी, मगर सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि यहाँ के लोग और यहाँ की मेहमान नवाजी कैसी लगी? आपका वेरी फेमस कहावत है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है
बट हामी अश्तो ऐसे कुछ है। यस एग्जैक्टली, तो ये हेवन ऑन अर्थ है सच्ची में। और मुझे लगता है कि यहाँ पे कितना वैरायटी है लोकेशंस का, वो कहीं पे भी नहीं है। तो मैंने बहुत कुछ मतलब ट्रैवल किया है मेरे काम के तौर पे, और मैंने बहुत सारी लोकेशंस देखी हैं। बट हमारे साथ जो कश्मीर के साथ हमारा पार्टनरशिप हुआ है, और हमारा जो लोकल लाइन प्रोड्यूसर है यहाँ पे हामी अश्तो प्रोडक्शंस, कोइंसिडेंटली, एंड मिस्टर दानिश खान और उनके पापा मुश्ताक साहब, ये लोग हम लोगों का मतलब बहुत देखभाल कर रहे थे थ्रू आउट द शूट। बिकॉज साउथ के लोगों को एक मिसकंसेप्शन है कि कश्मीर मतलब सेफ्टी का इश्यू रहेगा, क्योंकि मीडिया में सब देखते रहते हैं कि मतलब सेफ्टी है नहीं है। तो आई थिंक वो अभी डाउट निकल गया है सबके दिमाग से, और लोग भी इतने फ्रेंडली हैं यहाँ पे, और दे मेड अस फील एट होम। एक साइड से देखा जाए, आपका जो काम है फिल्मों के साथ है, फिल्म मेकिंग के साथ है, क्या कश्मीर खूबसूरत लोकल्स को आप जज करने आई कि यहाँ के टैलेंट को भी निखारने आई? डेफिनेटली यहाँ पे आने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पे काफ़ी सारा टैलेंट है, और मुझे लगता है कि हर एक क्रू अफोर्ड नहीं कर सकता अपने बंदों को साथ में लाने के लिए। जैसे टेक्निकली जो भी क्रू होता है, टेक्नीशियंस के असिस्टेंट्स जो भी होते हैं, उनको घर से यहाँ तक लाने का थोड़ा मतलब कॉस्ट ऑल्सो कम्स इन प्ले। तो मुझे यहाँ पे आने के बाद ये महसूस हुआ कि यहाँ पे इतना टैलेंट है हमारे क्रू में। हमारे शूट के टाइम में आर्ट का बंदा कॉस्ट्यूम का भी काम कर रहा था, प्रोडक्शन का बंदा कैमरा का भी काम कर रहा था, और सब सामान भी उठा रहे थे। मतलब मुझे 1 मिनट तक भी नहीं लगा कि ये डिपार्टमेंट, ये इसका कौन सा डिपार्टमेंट में बिलोंग करता है ये। तो सब लोग सब काम कर रहे थे। इनिशियली जब मैं आई थी मैंने सोचा लोकेशंस का हम देख लेंगे और शूट करके निकल जाएंगे, पर अभी हमारे काफ़ी बड़े प्लान्स हो रहे हैं यहाँ पे। और साउथ के बहुत बड़े ताहिर सिनी टेक्निक कंपनी के साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है, और वो अपना इक्विपमेंट हमारे साथ यहाँ पे लगा रहे हैं, और वो करने के बाद और भी ज़्यादा शूट्स यहाँ पे आएंगी। और वो करते करते हम लोग साथ में कश्मीरी लोकल टेक्निकल टैलेंट का इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं। मतलब वहाँ से लाइटमैन, गैफर्स और एनी टेक्निकल डिपार्टमेंट पीपल, जिम्मी जिब ऑपरेटर्स, ड्रोन ऑपरेटर्स, सारे लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ के लोगों को ट्रेन करेंगे। एक आखिरी मैसेज बॉलीवुड को लेकर आपकी तरफ से क्या होगी कश्मीर को लेकर? आखिरी मैसेज नहीं होगी, ये मेरी पहली मैसेज है आप सब लोगों के लिए। पैंडमिक चल रहा है, आपके अपने अपने स्टेट्स में बहुत सारी स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। मैं यहाँ पे हूँ, मास्क पहन रही हूँ, अभी फ़िलहाल निकाल दिया है, बट यहाँ पे कोविड का डर उतना नहीं है। यहाँ पे केसेस भी आई थिंक उतने ज़्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है जो भी शूट्स कैंसिल हो रही हैं, आई थिंक प्रोड्यूसर्स शुड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। कैमरा उठाओ और आ जाओ यहाँ पे शूट करने। यहाँ पे 3 मौसम है, सोनमर्ग में स्नो गिर रहा है, पहलगाम में ग्रीनरी है, श्रीनगर में बारिश है, और क्या चाहिए आपको बस। गुलिस्तान न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो हमने बात की यहाँ पर, जी हाँ, वादी कश्मीर आप पहुंची है प्रदुषी शर्मा जी, और खास तौर पर अगर देखा जाए काम के साथ साथ यहाँ के लोकल टैलेंट को निखारना भी इनका काम है, और साथ साथ दुनिया भर तक की खूबसूरत मैसेज जो उन्हें पहुंचाई है कश्मीर को लेकर, मेहमान नवाजी को लेकर, नो डाउट अबाउट इट, काबिल तारीफ। आप भी अगर प्लान कर रहे हैं, ज्यादा सोचिए मत, तशरीफ लाए। विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज़, श्रीनगर, कश्मीर। हज़रत बाबा दाऊद बतमालू का 372वां उर्स आज नहायत अकीदत व एहतराम के साथ मनाया गया, और इस सिलसिले में उनके आस्तान आलिया में रात भर शब-ख़्वानी और ख़त्मातुल मौज़ूमात की महफिलें आरास्ता हुई, जबकि मुतअद्दिद इलाकों से आए हुए अकीदतमंदों ने उनके आस्तान आलिया में हाज़िरी दी, और आज दिन भर भी अकीदतमंदों का आना जाना लगा रहेगा। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।